Hello students, welcome to our online classes. Today's topic is history. Okay, history हमारा इतिहास. इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं हमारे देश में, जिसमें अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे सर्वोपरि है, जो कि एक महिला होकर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है रिवॉल्यूशनरी में. एक क्रांतिकारी बहुत अच्छी थी जिन्होंने अपने आखिरी दम तक लड़ाई को जारी रखा था. ओके, और वो पीछे नहीं आई थी, बैकफुट नहीं आई थी. तो इसमें जब हम शुरू की बात करें, जब शुरुआती तौर पे रिवॉल्यूशनरी जब स्टार्ट हुई थी, एक चिंगारी जो कि इंडिया में दहकी थी, वो किस वजह से थी कि वहाँ पे बहुत सारे सिपॉइस किसको कहा जाता था, जो मिलिट्री थी, ब्रिटिशर्स की जो मिलिट्री थी उनको सिपॉइस कहा जाता था. तो सिपॉइस ने एक बेड़ा उठाया था कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, वी वांट फ्रीडम. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा था. ओके, स्टार्ट करते हैं. लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट. ओके, यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र है, रानी लक्ष्मीबाई है और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं. ओके, जैसे हज़रत महल, कुंवर सिंह. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम. पॉलिटिकल कॉज, यहाँ पे मल्टीपल कॉजेज़ हुए हैं, जिसमें पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल रिलीजियस कॉज है, मिलिट्री कॉज है और इमीडिएट कॉज है. इन कॉजेज़ में क्या क्या गतिविधियाँ हुई है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो पॉलिटिकल कॉज में क्या हो, द ब्रिटिशर पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एग्जेनेशंस लेड टू द डिस्प्लेसमेंट of a large number of rulers and chiefs. The policy of subsidiary alliance and doctrine of lapse arranged the ruling section of the society. अच्छा, पॉलिटिकल कॉज में इन्होंने क्या करा कि एक मेजर कॉज इन्होंने लिया, जिसमें कि इन्होंने डिसाइड किया जो इंग्लिश पीपल है वो सब्सिडारी अलायंस लेंगे. मतलब उनसे एक ऐसे तरह का कर वसूला जाएगा जो कि उनको देना होगा जो अपर गवर्नमेंट रहेगी, जो पॉलिटिकली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर होगा उसको उनको पे करना होगा. ओके, और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने रूल निकाला जिसमें क्या था कि जो हेरिटेटरी प्रॉपर्टी थी, जो पुराने किले थे, तो उन पे क्या क्या कब्जा करना चालू कर दिया. और वहाँ पे लॉर्ड डलहौसी जो थे एग्जेंट सतारा, नागपुर, झांसी एंड सेवरल अदर माइनर किंगडम, और जो छोटे मोटे और भी बहुत सारे राज्य थे वहाँ पे उन्होंने कब्जा करने की शुरुआत की. और इनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जो इंडियन रूलर थे वो क्या करें, इनके अधिकार, अपने अधिकार को उनको दे दें और उनके अंडर में काम करें. जैसे कि राजा क्या करे, राजा सुपीरियरिटी किसको दे दें, ब्रिटिशर्स को दे दें और वो उनके अंडर में वर्क करें, है ना. जो भी उनके पास है वो सारी पॉलिसीज़ किसके पास ट्रांसफ़र हो जाए, ब्रिटिशर्स के पास. तो ये इनकी पॉलिटिकल कॉज था. और द पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट में भी traced to be British policy and expansion through the doctrine of the lapse and direct exemption. A large number of Indian rulers and chiefs were disclosed the anxiety fear in the mind of the other ruling families and appeared a small similar fate. और इस तरह से उनका क्या हुआ, वो फील करने लगे कि हाँ जो रूलर है, देखो हम सभी जानते हैं, आप लोग ने भी आपके बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है कि अपने कुछ एबिलिटी दिखाई है कि हाँ वी आर सुपीरियर देन यू एंड ऑल. तो यहाँ पे वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने लगे और इससे कौन इम्प्रेस हो गए, जो रूलर थे, जो कि राजा महाराजा थे, वो इनसे इम्प्रेस होके और इनकी दोस्ती हुई. इसी तरह से ये हमारी कंट्री में एंटर हो सके, अपने प्रोडक्ट दिखाते थे एंड ऑल. ओके, Rani Lakshmibai adopted son was not permitted to sit
On the throne of Jhansi, Satara, Nagpur and Jhansi were assigned under the doctrine of the lapse. Jitpur, Sambalpur and Udaipur were also assigned. Other rulers feared that the annexation of their state was only a matter of time. The refusal to continue the pension of the Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, created hostility among the ruling class. More the sentiment of the people hurt when they declared that the descendants of the territorial Mughals Emperor Bahadur Shah Zafar would not be allowed to live in the Red Fort, the Anzata of the Awadh, by Lord Dalhousie on the pretext of maladministration, left thousands of noble officials retained and soldiers jobless. The measure covered Awadh, a loyal state, into a hot-headed and discontented intrigued. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले क्या है कि राजा महाराजों के जो किले थे, जैसे रेड फोर्ट हो गया जहाँ पे बहादुर शाह जफर रहते थे, झांसी का जो महल हो गया जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, नागपुर और संबलपुर, बहुत सारे आसपास के अवध हो गया जहाँ पे राजा अशोक रूल करते थे। तो ऐसी जगह धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उसको अप्रोच किया, एग्जाइटी की, वहाँ पे रूल लगाया गया और इन्होंने उस पर हमला करके वो चीज़ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और यहाँ पे जो नाना साहब है, जो कि बताए जा रहे हैं कि बाजीराव के सेकंड बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उन्हें एक पेंशन मिलती थी, तो वो पेंशन भी वहाँ से बंद करवा दी गई। ओके, तो ये था पॉलिटिकल कॉज। अब हम इकोनॉमिकल कॉज पे आते हैं। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनर बढ़े हैं, जिसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कॉज क्या थी, एक सब ऑर्डिनेट थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो पैसे के लिए ही काम करते थे। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। मतलब ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें एक्सप्लॉइटेशन किसका होने लगा, इंडियंस का होने लगा, इंडिया का होने लगा। दिस हर्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अ करप्ट, अनरेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एडेड टू मिसयूज ऑफ द पीपल, और लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये यहाँ पे करप्शन भी आ गया। इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या हुए कि उन्होंने क्या किया, करप्शन किस तरह से फैलाया कि सपोज़ कोई मिलिट्री मैन है, मिलिट्री में भी एक इंडियन आर्मी थी जिसको सिपॉइस के नाम से जानते थे और एक ब्रिटिशर। तो इंडियंस जो थे उनको लोअर पोस्ट ही दी जाती थी और ब्रिटिशर्स जो थे भले वो उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, उनको अपर पोस्ट ही दी जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिकल कॉज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए। इन रूरल एरिया पीसेंट एंड जमींदार्स रेस्ट्रिक्टेड द हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड। और जो रूरल एरिया थे, जो गांव वगैरह थे, वहाँ पे क्या होने लगा कि जो पीसेंट्स और ज़मींदार्स थे उनको क्या हेवी टैक्स देना पड़ा। ओके, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्ट एंड फॉलो बाय कंपनी। और एक मेथड बनाई गई स्टैंडर्ड करके, जिसमें कि उनको रिवेन्यू देना पड़ा, मतलब टैक्स भी कैसा देना पड़ा, जैसे 10%, 20%, जितना भी उनका रिवेन्यू निकल रहा है उसका उनको देना ही होगा। मैनी अमंग these groups were enabled to meet the heavy revenue demand and repay their loan to money lenders। मतलब ये जो डिमांड थी उनकी रिवेन्यू को लेके, टैक्स को लेके जो डिमांड थी वो पूर्ति नहीं कर पाते थे, और क्या करते थे, जो लैंड ओनर्स रहते थे, जो ज़मींदार होते थे, उनसे वो पैसा लेते थे और वो मनी लेंडर्स को भी नहीं चुका पाते थे, क्योंकि जितनी भी फसल होती थी सारी फसल का पैसा किसको चले जाता था, ब्रिटिशर्स को ही चला जाता था। ओके, eventually losing the land that they had hold for generations, large number of sepoys were drawn from the peasantry and had family ties in village, so the grievance the peasant also affect them। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या है, उनकी ज़मीन भी उनके हाथ से छीनने लगी
और जो बचे हुए लोग थे, मतलब जनरेशन वाइज उनके पास ज़मीन थी, मतलब दादा परदादों की जो ज़मीन थी वो भी उनके हाथ से जाने लगी। और फिर एट द एंड उनको क्या एज अ सिपाहीज़ की तरह वर्क करना पड़ा, मतलब ब्रिटिश आर्मी में उनको भर्ती होना पड़ा और अपने लोगों को उन्होंने क्या किया, गाँव में ही छोड़ दिया। The economic exploitation by the British and the complete destruction of the traditional economic structure caused widespread resentment among all sections of the people. After the Industrial Revolution in England, there was an influx of British manufactured goods into India, which ruined industry, particularly the textile industry of India. अच्छा, यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं तो ये क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब जैसे जैसे वो लोग ज़्यादा हम लोग को दबाने लगे तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके पहले ही आ गया था, जो कि यूरोप में उन्होंने इंडस्ट्री खोल ली थी, तो वो अपने गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि आप भी यही खरीदो और इसी के लिए फोर्स करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज जो भी थी वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। ओके, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू कम्पीट विथ चीप मशीन, मतलब इंडियन इंडस्ट्री को कंपटीशन था किसके साथ, चीप मशीन के साथ, जो सस्ती मशीनें थी जो कि सस्ता सामान बनाती थी। मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूम ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। अच्छा, यहाँ पे अब अपना सामान खुद इंडिया ने बनाना बंद कर दिया और क्या करने लगे, रॉ मटेरियल बाहर पहुँचाने लगे, जिससे कि सामान बन के आता था और बिकता इंडिया में ही था। ओके, ऑल दोज पीपल हु प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन रॉयल पेट्रोइंग फ्रॉम द लाइवलीहुड वर रेंटर्ड अनएम्प्लॉयड, सो दे bore a deep seated grievance against the British। और लोग थक गए थे कि अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम करें क्या। अच्छा, जैसे कि जो कपड़ा बनाता था, जो धागा बनाता था, जो कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाता था, वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाता था, अब क्या रॉ मटेरियल डायरेक्ट जाने लगा, तो खेत से डायरेक्ट वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को मिलने लगा, तो जो एम्प्लॉय थे वो क्या काम करेंगे, तो वहाँ पे काम की भी कमी होने लगी। ओके, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, सोशल और रिलीजियस कॉज क्या था वो देखते हैं। द सोशल रिफॉर्म वर कंसिडर्ड एन इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ अ हिंदू, मैनी इंडियंस अपोज्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स कैसे आया कि वो जो हमारे कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं और ट्रेडिशन है जो हिंदूज़ का, उसको अपोज करने लगे और अपना वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे हमारे देश में, इंडिया में। द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वर चेंज टू एनेबल अ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे हिंदू लॉ प्रॉपर्टी जो थी वो उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी में चेंज कर दिया कि जो एस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उनको नहीं मिलेगी, मतलब जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगी। मोर एवर द ब्रिटिश फॉलो अ सिस्टम ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे जल्दी जल्दी चेंज लेके आए। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देम अ सुपीरियर, उनको सुपीरियर, अपने आप को एज अ सुपीरियर कंसिडर करते थे कि हम सबसे ऊपर है। They advocate a judicial system based on a principle of equality, but in actual practice it is a based, मतलब वो बताते थे कि हम मतलब वकालत करते थे वो कि हम तो बराबरी की बात करते, बट एक्चुअल में ये जो प्रैक्टिस थी ये गलत थी, ये वो बराबरी में काम नहीं करते थे। ओके, जैसे हम ये पिक्चर देख रहे हैं तो एक ब्रिटिशर्स दूसरे ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। रिलीजियस कॉज क्या है, द यूज़ ऑफ न्यू टाइप ऑफ राइफल विद अ पेपर कार्ट्रेज कवर्ड विथ ग्रीस। ओके, यहाँ पे ये सभी ने शायद सुना होगा, आप लोग ने अगर पहले के चैप्टर्स में पढ़ा भी हो या फिर लास्ट ईयर आपने पढ़ा हो, तो जो बुलेट्स होती थी या आपने रिवॉल्यूशनरी मूवीज़ देखी हो तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। जो बुलेट्स होती थी वो बुलेट्स एक ग्रीस करे हुए पेपर में होती थी, और वो ग्रीस किसका होता था, वो एक फ़ैट होता था जो कि काऊ का फ़ैट होता था और या फिर पिग का फ़ैट होता था,
और वो हमारे हिंदू के हिसाब से अगर हम माने तो काव इज़ अ गॉडेस, ओके। सो हम उस चीज़ को गॉडेस का अगर मीट है और स्किन है तो वो हमको तो नहीं खाते थे। तो वो चीज़ वो हिंदू हमारे उनके क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हमारा धर्म को ख़राब करने के लिए वो क्या करते थे कि जो गाय का मांस होता था, गाय का चमड़ा जो होता था वो बुलेट पे लपेटते थे और हमें बोलते थे कि आपको उसे मुंह से ओपन करना है, ओके। तो इस तरह से हमारे धर्म के साथ उनने एक्सप्लॉयटेशन की। और जैसे इस्लाम, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म वर अंडर ट्रीटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एज अ क्रिश्चियनिटी। और बहुत सारे धर्म हैं जो कि जैसे इस्लाम, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, ये सब एज अ क्रिश्चियनिटी उन्होंने फॉलो करवाए हैं। और आज भी आप लोग अगर जैसे झाबुआ साइड देखोगे, इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो रूरल एरिया हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू है, सॉरी कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। मतलब एक्चुअल में वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है और उनको क्रिश्चियन बनाया गया है कुछ उनको करप्ट करके, ओके। सो मिशनरी यूज्ड टू कम टू इंडिया एंड प्रमोट देयर रिलीजन। और जो मिशनरी है, जो क्रिश्चियन लोग यहाँ पे इंडिया में आए, वो क्यों आए? अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मिशनरी एस्टैब्लिश स्कूल एंड टॉट क्रिश्चियनिटी। और मिशनरी स्कूल्स बनाए गए जिसमें कि ईसाई धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, ओके। रिलीजन कॉज अ मेजर कॉज ऑफ आउटब्रेक of the revolt was the fear among the people of the British government was determined to destroy their religion and convert into to Christianity। अच्छा, ये चाहते थे कि जितने भी हिंदू हैं उनको हम क्या करें, ईसाई में बदल दें, उनका धर्म हम परिवर्तन कर दें, धर्म परिवर्तन हो जाए। अब मिलिट्री कॉज क्या था? इमीडिएटली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश। अब यहाँ पे एकदम से क्या हुआ कि एक बोलते हैं ना कि एक लहर दौड़ी, जिसके वजह से सब में बदलाव आया और धीरे धीरे वो चेंज हो गए। तो यहाँ पे इंडिया और ब्रिटिश के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मतभेद हुआ और वो चीज़ आगे बढ़ी। न्यू रिस्केट्स हैड टू ट्रैवल अक्रॉस द सी। इट इज़ forbidden एज पर द हिंदू बिलीव जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अच्छा, जो भी समुद्र की चीज़ें थी हिंदू के अकॉर्डिंग, उन सब को भी उन्होंने अलग किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम समुद्र को भी एक मानते हैं कि उसका पानी किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, बट वो हमारा जो फेथ था उसके लिए भी वो अगेंस्ट थे, ओके। सो द इंडियन सिपाहीज वर deprived of high salary and promotion. The high post of an Indian was the of the सूबेदार। अच्छा, यहाँ पे जो सिपाहीज थे, इंडियन सिपाहीज थे, उनको बड़ी सैलरी और बड़ी पोस्ट के लिए कोई प्रमोशन नहीं मिलता था, और हाई पोस्ट उनकी अगर होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सूबेदार तक जा सकते। और द सिपाहीज हेल्प द ब्रिटिशर्स टू एस्टेब्लिश द एम्पायर इन इंडिया। और जो सिपाहीज थे उन्होंने बहुत मदद की थी ब्रिटिशर्स की कि वो अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा कर सके। बट इंसाइड ऑफ रिसीव्ड अवार्ड और प्रमोशन दे वर ह्यूमिलेटिंग बाय द ब्रिटिशर। बट फिर भी उनकी कदर बिल्कुल नहीं थी ब्रिटिशर्स को। दे वर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश सोल्जर। और वो कभी भी उनके तारीफ के लायक नहीं थे। और एक तो वो अगर ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे तो इंडियंस के भी विरुद्ध हो गए, और ना ही वो ब्रिटिशर्स के अपने थे, ओके। द हाइएस्ट पे गिव टू इंडियन सिपाही सूबेदार वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूटर। मतलब जो यूरोपियन रिक्रूटर था उसको जो पे मिलता था वो सूबेदार से काफ़ी ज़्यादा था, मतलब सूबेदार को बहुत ही कम मिलता था। The Act of 1856 made it compulsory for new recruiter to serve overseas। मतलब जो भी उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा, ये भी रूल लेके आए, ओके। सो दिस इज़ योर हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Rest of the part I will covered in the next video, okay. Thank you class, thank you for watching this video.